नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार कॉमरेड साहब। नमस्कार जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि ये जो कोट हैं हम एक ही दुकान से लेके आए हैं। दर्शक सोचेंगे बोल बतला के पै रहे हैं अपन नहीं है, जबकि ऐसा था नहीं। जबकि ऐसा नहीं था मतलब ये तो सर्दी ने पहनवा दिए। सर्दी ने पहनवा दिया। आज है भी सर्दी ज्यादा। हाँ हाँ, वो कॉमन फैक्टर है। हाँ जी। कॉमरेड साहब, एक तो कल चौधरी छोटूराम जी की पुण्यतिथि थी, 9 जनवरी जी। उनकी पुण्यतिथि होती है। और एक अभी पीछे हमने जब वीडियो किया था तो एक कृषि विपणन जो हमारा मंडी का लेके एक नेशनल प्रारूप तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है केंद्र सरकार ने जी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट है, ये तीनों जो कृषि कानून वापस लिए थे प्रधानमंत्री जी ने, उनको एक ही चीज में डाल के दे दिया है। हाँ हाँ। तो इसकी महापंचायत में भी चर्चा की किसानों ने एसकेएम में, और काफी दर्शकों की भी आपसे मांग थी कि इस प्रारूप पे भी चर्चा की जाए जी। कि क्या होनी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आज मौका भी है क्योंकि हम चौधरी छोटूराम जी को याद कर रहे हैं और इस प्रारूप में क्या कुछ छिपा हुआ है, इस प्रारूप को आपने बहुत गंभीरता के साथ इसका अध्ययन किया है जी। तो चाहता हूं कि आप दर्शकों के बीच में हमारी इस प्रारूप को लेकर बात रखें आज। जी जी। ये संयोगवश ऐसा है जी कि ये जो राष्ट्रीय प्रारूप है कृषि विपणन का, उसका जो मसौदा या ड्राफ्ट जारी हुआ 25 नवंबर को जी, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो एपीएमसी जिसको कहते हैं जी, जो 7,000 के करीब आज हैं, लेकिन 1939 में एपीएमसी एक्ट पहली बार पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसमें जो छोटूराम एक महत्वपूर्ण मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कई कानून उस समय के ऊपर बड़े दूरगामी महत्व के पारित करवाए थे। उनमें एक कानून ये भी था जो एपीएमसी एक्ट, उसके तहत मंडियों की स्थापना करना, और ये किसान के लिए बहुत बड़ा एक तरह से राहत प्रदान किए जाने वाला कदम था, ऐतिहासिक भी कह सकते हैं जी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कानून था कि जो कर्ज वापस ना करने पे जो कुड़की हो जाती थी वो नहीं होगी, जमीन की, घर की, पशुओं की, कपड़ों तक की भी कुड़की का प्रावधान था, कानूनी तौर पे था जी। तो एक उन्होंने उसी समय के ऊपर, ये 1938-39 की बात है, जो कृषि मार्केट वाला जो एक्ट है वो 1939 का, लेकिन कुड़की का जो कानून पास किया वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने ये कर दिया कि जिनकी भी पहली बार तो जमीनें और ये पशु, घर वगैरह संपत्ति कुड़क नहीं हो सकेगी कर्जा ना लौटाने की एवज में, और दूसरा ये कि जितनी हो चुकी कुड़कियां यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पीछे के प्रभाव से वापस लौटानी पड़ेंगी जिनकी हैं। नंबर 3 उन्होंने ये कर दिया कि काश्त करने वाले की भूमि गैर काश्तकार व्यक्ति के नाम पर नहीं चढ़ाई जा सकती, जो कि बड़ी बात है एक तरह से। और ये चीज भूमिहीनों पर भी लागू थी, जो मजदूर थे या खेत मजदूर थे, उनकी भी घरों की और संपत्तियों की या भेड़ बकरियों की कुड़की नहीं हो सकती, वो भी साथ के साथ किया। एक उसमें चौथा जो कानून था उसके तहत मजदूरों के लिए छुट्टी का प्रावधान किया। हाँ, कि भाई जो बैल होते हैं मावस के दिन उनकी भी छुट्टी होती है, ये तो इंसान है, किसान मजदूर, तो उनकी भी छुट्टी और वर्किंग आवर्स, उनके काम के घंटे वो भी निश्चित किए गए, कानून बना के उसके तहत ऐसा किया गया। इसलिए
आज उनको जो छोटू राम को जो उनकी कल पुण्यतिथि थी, इस मौके के ऊपर याद करने की जो प्रासंगिकता है वो इसलिए भी ज़्यादा बन जाती है कि आज जो कृषि विपणन का जो राष्ट्रीय प्रारूप जो आपने शुरू में चर्चा की 25 नवंबर को, उसके तहत जी ये आपने एक ठीक वाक्य का प्रयोग किया कि एक ही कानून में वो तीनों कानून डाल दीजिए जी। डाल दिए गए हैं। ये बिल्कुल सही कहा है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती लेने का प्रावधान भी है। उसके अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उसको भी खत्म करने वाला जो जमाखोरी का होता था वो 3 कानूनों में जो था, और प्राइवेट खरीद की मंडियां स्थापित करना जो है वो भी उस समय भी था उन कानूनों में और अभी भी वाले कानून में है। तो ये अगर ऐसा होता है तो सारे कृषि विशेषज्ञ भी और किसान नेता भी और तमाम जो विद्वान लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत घातक सिद्ध होगा और जो सरकारी मंडियों का जो जाल बिछा हुआ है 7000 से ज़्यादा, वो तो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर ये प्रावधान है कि उसके ऊपर मंडी टैक्स नहीं लगेगा और दूसरे टैक्स भी नहीं लगेंगे, मंडी की जो फीस है। तो जब मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी खुल जाएगी कंपनी की, कारपोरेट की, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो किसी भी कृषि उत्पाद के लिए वो कुछ रेट फालतू देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि उनके ऊपर फीस नहीं लगनी। 100-200 रुपये भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य मार्केट वाले रेट से फालतू दे दिया तो फिर किसान तो वहीं लेके जाएगा। बिल्कुल ये वाली मंडी खत्म। तो न, और जब बाद में क्या होगा कि जब ये बंद हो जाएगी उसके बाद तो तब वो लूट शुरू हो जाएगी, वो मोनोपोली। जबकि इस कानून में इस जो भी ये ड्राफ्ट है ये लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव मोड में आएंगे और किसान के सामने बड़ी ऑप्शन होएगी, वो अपनी मर्जी से किसी जगह पे भी बेच पाएगा और कितने ही रेट पे बेच सकता है। ये कहा गया, ये शब्द आडंबर के अंतर्गत वो ढक दी हैं जितनी भी इसके अंदर खतरे मौजूद हैं किसानी और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए देश की, और जो पूरा कारपोरेट के हाथों सौंपने का जो वो है, उस रूप में ये प्रासंगिकता एक तो है। और दूसरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके ऊपर आज इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा, एक जो किसान नेता हैं वो बॉर्डर के ऊपर आमरण अनशन पे बैठे, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इसके अंदर एमएसपी का नाम ही नहीं है ड्राफ्ट में, और जाहिर है जब मंडी नहीं होगी तो एमएसपी की जरूरत नहीं है, खरीदेगा भी कौन? और ये जो बड़े बड़े साइलो बने हुए हैं इनको डीम्ड मार्केट का दर्जा दे दिया जाएगा, ये लिखा है उसमें। उसके अंदर ये साइलो के अंदर वो कितना ही भी अनाज का भंडारण कर पाएंगे, बल्क प्रोक्योरमेंट और बल्क स्टोरेज वो उसके अंदर प्रावधान है। तो खैर ये इस संदर्भ में मैं ये कह रहा था कि दूसरा एक और संदर्भ है, उसके ऊपर हम अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन क्योंकि जब चौधरी छोटू राम के ऊपर चर्चा आती है तो आज मतलब मेरे को ये महसूस होता है कि फिर से उनके किरदार को ठीक से जानने की ज़रूरत है जी। वो प्रासंगिकता अब बढ़ रही है। मेरा खुद बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं है उनके बारे में, हालांकि हाल के कुछ वर्षों में और किसान आंदोलन के दौरान मैंने कोशिश की है पढ़ने की, अलग अलग जो उनके ऊपर पुस्तकें छपी हुई हैं, और ख़ास तौर पे ये एक पुस्तक बेचारा जमींदार के नाम से, ये असल में किसान को ही जमींदार कहा जाता था। हाँ जी। और वो जमींदारा यूनियनिस्ट पार्टी उनका नाम था, तो वो किसान ही थे। और ये जो है चौधरी छोटू राम के जो लिखे हुए लेख हैं तो उर्दू में लिखते थे। हाँ, ये हिंदी अनुवाद है जी उनका। और ये हिंदी में अनुवाद ये हमारे जो प्रोफेसर हरी सिंह खेड़ी जट नाम से, उनकी ससुराल के थे वो।
हाँ, खेड़ी जट चोई साहब की ससुराल थी, तो ये उन्होंने छपवाई थी। और ये पुस्तक उन्होंने चोई सुल्तान सिंह जो पहले राज्यपाल थे और जाने माने राजनेता भी थे, उनको भेंट की थी, उन्होंने मुझे दी कुछ साल पहले। तो आंदोलन के दौरान मैंने इसको फिर पढ़ा और तब ये महसूस हुआ कि भाई हमारे यहाँ ये जो एक परंपरा है, या तो पूरा ही महिमा मंडन करते हैं बिना पढ़े, या पूरा ही अस्वीकार रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, वो भी बिना पढ़े, पूर्वाग्रहों से आधारित हैं। तो इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। छोटूराम जी जिस दौर में राजनीति करते थे या समाज सुधार में जुटे हुए थे, उस समय उस दौर की एक विशेषता थी कॉमरेड साहब, कि उनके ऊपर अगर किसी ने कोई आरोप लगाया या बात कही है, कोई लेख लिखा है, तो फिर वो उस लेख को जाट गजेट में उस लेख का जवाब देते थे। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप ला दिया और वो चुप बैठ गए, नहीं। और उनके खिलाफ जितने भी लोगों ने बातें कही हैं या उनसे जवाब मांगे हैं, उन्होंने बाकायदा पत्थर लिख लिख के उनके सबके जवाब दिए हैं। हाँ हाँ, तो वैचारिक टकराव इस मतलब इतना अच्छा था उस दौर का कि वैचारिक टकराव होते हुए भी जवाब दिए जाते थे एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल। अब गालियां दी जाती हैं बस। अब मतलब इस चीज़ के ऊपर भी जब हम ध्यान देते हैं कि एक मामूली परिवार से पैदा होके और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई करना, कोई हंसी खेल नहीं है जी। और फिर जो है वो इस फील्ड के अंदर, तो एक जो विजन बनता है ऐसी जगह पे, वो खुद लिखते हैं कि वहाँ पर शहर के भिन्न भिन्न वर्गों के विद्यार्थियों से जो संपर्क होता था और जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले विद्यार्थी थे, उससे एक जानकारी का जो नज़रिया विकसित होता है। अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में नहीं जाते तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने से वंचित रह जाते। अब वहाँ साउथ के भी थे, नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी भी थे, पंजाब के भी थे और दूसरे मुल्कों के भी आते थे, अफ्रीका के देशों के थे, मध्य पूर्व के देशों के, वो भी वहाँ पढ़ने के लिए आते। तो ये ऐसे ही चोई लाजपत राय जो अलगपुरा वाले थे, मैं उनके बारे में भी जब अध्ययन किया तो पता चला वो भी सेंट स्टीफन में पढ़े थे। और वहाँ से आके वो जो स्किनर एस्टेट के खिलाफ उस झांसी के इलाके में इतनी बड़ी लड़ाई, किसान सभा का गठन करके, तो और फिर वो पूरा अपने आप को समर्पित किया उन्होंने किसान आंदोलन। तो नेकीराम शर्मा जी भी थे। नेकीराम शर्मा अध्यक्ष थे और चोई लाजपत राय महासचिव बने जब 1929 में उन्होंने किसान सभा, तो वो भी नेकीराम शर्मा जी का सामाजिक चेतना जगाने में उस दौर में बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने मतलब आप ये देखो कि दलितों को कुएं पे चढ़ने पर प्रतिबंध हुआ करते थे, वो उन्होंने तोड़े प्रतिबंध, और उनका खुद का बहिष्कार भी हुआ, वो भी फेस उन्होंने किया। तो ऐसे जब उनको पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही थी तो यहाँ रोहतक में उनके कोई रिश्तेदार थे, वो उनके घर रुकना चाहा, उन्होंने मारे मारे घूम रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। बताओ, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा था एक जगह पे कि जब विपत्तियां पड़ती हैं हाँ, तो सबसे पहले अपनों का पता चलता है। हाँ, हाँ, और जिनको मैं अपना नहीं मानता था उन लोगों ने सहायता करी है उस दौर में। अब उनको दरअसल जरूरत इस बात की है कि एक जो सकारात्मक हमारे इतिहास में जो जड़ें हैं उनके ऊपर भी हमला है। तो उनको कुरेद के मतलब और ठीक से आज के संदर्भ और आज की चुनौतियों को देखते हुए उनको अडॉप्ट करने सब ये जो नया मसौदा है केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजा है इसको, जी, और इसकी आपत्तियां कब तक मांगी हैं? ये 15 दिन दिए थे शुरू में उन्होंने, और अंग्रेजी में भेज दिया। तो हम लोगों ने हिंदी करनी पड़ी उसकी, और प्रदेशों में अपनी अपनी भाषाओं में करना पड़ा होगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए 35 पेज का ड्राफ्ट है जिसके इतने दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, उसको आप 15 दिन के लिए राज्यों को भेज रहे हैं, जबकि कृषि तो राज्यों का ही विषय है। ठीक बात है। तो आप उनके जो विषय है उसके अतिक्रमण करके तो एक चीज को जारी कर रहे, ड्राफ्ट बनाते हुए राज्यों से आप पूछ तक नहीं रहे, परामर्श नहीं कर रहे
कि हम ऐसा कुछ सोचते हैं। राष्ट्रीय नाम रख दिया आपने, तो राष्ट्रीय प्रारूप जब आप नाम लिख रहे, तो वही बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1, अब ये ड्राफ्ट वो आ गया। तो इस प्रकार की नीतियाँ मतलब एक केंद्रीयकृत चीज़ पैदा करके आप राज्यों को भी डिप्राइव, और ये अच्छी बात है कि पंजाब सरकार ने औपचारिक रूप से उसको रिजेक्ट कर दिया ड्राफ्ट को, कि हम नहीं मानते इसको और हमें ये मंजूर नहीं है, ये बहुत घातक है इस रूप में जिस तरीके से ये पेश किया गया। तो बाद में जब इसके प्रतिरोध हुए तो उसके बाद उसको, अभी आज 10 तारीख है, आज तक का है वो समय अच्छा देने का। इसीलिए हमने 4 जनवरी को जो वहाँ पे टोहाना के अंदर एक महापंचायत बहुत बड़ी, जिसमें 15-20 हज़ार किसान थे, उसी तरह की कल एक मोगा में पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बड़ी पंचायत हुई 40-50 हज़ार किसानों की। उन दोनों पंचायतों ने सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन करके उसको रिजेक्ट कर दिया, और ये एक तरह से हलफ लिया कि ये संकल्प लिया कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमें ये स्वीकार्य नहीं है, ये देश के लिए भी घातक है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, जो राशन प्रणाली आप और राशन चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि हरियाणा की 75% आबादी हमारे बीपीएल में आ चुकी है। 2 साल में ही 75 लाख लोग बढ़ गए, और इस दिसंबर महीने में कई लाख लोग बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोक्योरमेंट के लिए फिर इनको तो चाहिए राशन। तो ये देखो, बात ये है कि कारपोरेट का ड्राफ्ट है, और चोई छोटूराम ये कहते थे, एक बात हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित है कि बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले जी। अब ये याद सभी को है, याद सभी को, लेकिन इस पे अमल किसी ने नहीं किया। अमल के अलावा वो जानकारी भी नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं। कायदे से आज मतलब कारपोरेट दुश्मन है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे उपभोक्ता है, चाहे मध्यम वर्ग है, मुलाजिम है। मजदूरों के लिए जो श्रम कानून होते हैं, कितने संघर्ष करने के बाद बने थे वो, उनकी जगह 4 लेबर कोड बना दिए और वो सारे के सारे श्रम कानून खत्म और उसको लागू करने की सोचते हैं, और ये दोबारा से बंद हुआ मजदूरी जैसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये किसान और मजदूर का एक लिंक ये भी है कारपोरेट के खिलाफ। तो जब वो कह रहे हैं कि वे दुश्मन को पहचान ले, तो इसका मतलब ये है बोलना ले सीख, तो अपनों को दुश्मन मत मानो। जिसको साथ लेके आपको लड़ाई लड़नी है कॉमन दुश्मन के खिलाफ, उसके साथ आपको बोलना भी सही ढंग से पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है चुप ना रहो, मतलब चीखना चिल्लाना शुरू करो, तभी जाके बात बनेगी। तो ये इकबाल साहब जो थे, अल्लामा इकबाल, बहुत चौधरी छोटूराम जी इकबाल जी को बहुत याद करते थे। उनकी शेरो शायरी का बहुत शेरो शायरी, अब देखो हम तो स्कूल में पढ़ते थे, सच्ची बताए अब 9वीं 10वीं में इन चीज़ों का नहीं पता था। और वहाँ पर बसंत पंचमी मनाई जाती थी। चौधरी छोटूराम का ये जन्मदिन नहीं था, उनका जो एक्चुअल जन्मदिन है वो 24 नवंबर का था, पर वो कह के गए थे, वो कह के गए थे मेरा बसंत पंचमी के दिन मना लेना। उस टाइम पे हरियाली होती है, खेतों में खुशहाली होती है, तो किसान देहात मजदूर सब खुश रहते हैं। वो जो है रुजनाश होती है एक तरह से, उस दिन मनाते थे। तो अब मुझे कभी कभी याद पड़ती है कि ये इकबाल का शेर वहाँ बहुत पढ़ा जाता, बोला जाता था हमारे स्कूल में, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब कितनी गहरी बात है, आप देखिए। अच्छा, हम ये मानते थे कि चौधरी छोटूराम का शेर है। बाद में पता चला कि भाई वो इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करने का मतलब ये था कि आपकी जो अपनी खुदी, मतलब आपकी शख्सियत इतनी मजबूत होनी चाहिए, उसको इतना मजबूत करो अपने आप में कि खुदा खुद पूछेगा
बंदे को बनाते हुए बता तेरी रजा तेरी इच्छा क्या है। कितनी गहरी बात है, अपना मतलब खुददारी पैदा करने के लिए उसके अंदर ये संदेश है। और वो इकबाल साहब को एक दार्शनिक कवि कहते थे। कवि और भी होते हैं, अच्छे से अच्छे भी हैं, लेकिन दार्शनिक कवि वो इकबाल को कहा उन्होंने। और इसलिए उनके शेरों को, और फारसी के भी शेर वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मैं इस पुस्तक में जो बात कर रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा शेर व शायरी उनकी चौधरी साहब की है उसके अंदर। तो ये भी एक चीज़ हमारे उस जमाने की वो याद है, मतलब। तो वो जन्मदिन इस तरह से भी देखो ना, एक कॉमरेड सुरजीत जो थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, वो किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी भी, राष्ट्रीय प्रधान भी रहे बहुत लंबे समय तक, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्मदिन उन्होंने खुद लिखवाया था 23 मार्च, जिस दिन शहीदी दिवस है शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का। बोले ये लिख दो हमारा। वो 9वीं क्लास में यूनियन जैक जो अंग्रेज का झंडा कोर्ट से उतारने में पकड़े गए, गोली चली, बच गए, लेकिन उस जमाने में वो अंदर इस तरीके से गए। तो वो उस जमाने के जो दौर था ना, वो मुझे लग रहा उसका अध्ययन करने की जरूरत है। मेरे को खुद बताया कॉमरेड सुरजीत ने कि एक बार हम जब वो, क्योंकि तब तो कांग्रेस में ही काम करते थे, तो बोले कांग्रेस ने ये तय किया कि मिनिस्टर आएगा प्रोविंशियल असेंबली में, हम उसके खिलाफ काले झंडे दिखा के प्रदर्शन करेंगे। तो बोले कि हम चले गए, चौधरी छोटूराम को आना था। तो वो नारे लगाते हुए हम पहुंचे, तो पुलिस एकदम से आगे आई पकड़ने के लिए, और वो खुद चौधरी साहब तकरीर कर रहे थे, चौधरी छोटूराम। उन्होंने रोक दिया पुलिस को, नहीं आगे नहीं बढ़ना, उनको आने दो आगे। और उन्होंने ये कहा कि भाई लगाओ आप नारे। तो बोले इनकलाब, तो स्टेज से खुद बोले जिंदाबाद, 2-4 बार कहा। फिर वो बोले अब मैं नारा लगवाऊंगा, खुद बोले इनकलाब, बोले जिंदाबाद। तो सुरजीत बोले हम सोचे यार ये तो ऐसा पंगा हो गया, आगे जाए पीछे जाए समझ में नहीं आता, विरोध करने के लिए गए थे। इस तरह की बात उन्होंने बताई हमें। देखिए उस समय के जन भावनाओं को, और आप ये देखिए कि नेता चौधरी छोटूराम जी कितने सदे हुए राजनेता थे कि उस परिस्थिति को कैसे उन्होंने हैंडल किया। हाँ, नहीं यूं तो खैर वो आजकल के तो नेता लठ मरवा दें जी, अदम्य साहस था। आप ये देखिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब हम आज एमएसपी की बात कर रहे हैं ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब भुखमरी भी हुई, अकाल ग्रस्त हुआ देश, लाखों लोग मारे गए, क्योंकि इंग्लैंड तो उसमें था युद्ध में। तो कणक जो है गेहूं इकट्ठी करने के लिए राज्यों के मिनिस्टर बुला रखे थे दिल्ली में, और उन्होंने ये कहा कि भाई वो जो लॉर्ड वेवेल थे, वायसराय थे, मीटिंग में आके उन्होंने ये कहा कि भाई धन्यवाद आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, और 6 रुपये मन के हिसाब से आप लोगों को गेहूं देनी है, मतलब। तो वो छोटूराम बोले 6 रुपये मन में तो नहीं देंगे हम तो वो बोले जब कोई भी इनकार नहीं कर रहा, आप बीच में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। बोले और किसी के पास है ही नहीं देने को, गेहूं तो पंजाब में है, देनी तो मुझे है और मैं दूंगा नहीं, चाहे कुछ करना पड़ जाए। तो वो गुस्सा हो गए और गुस्से में तमतमा के उठ के चले गए। और फिर उन्होंने जानकारी ली कि भाई ये आदमी जो धमकी दे रहा है कि मैं एक दाना भी नहीं दूंगा, ये क्या मतलब है इसका। वो बोले जी वो अगर एक दाना कह रहे तो एक दाना भी नहीं देंगे, मान के चलो आप, मान के चलो, एक बात तो ये है। तो उनको ये कहना पड़ा कि भाई 11 रुपये मन के हिसाब से, वो 10 मांग रहे थे। तो छोटूराम ने कहा था 10 से कम नहीं देंगे, वो 6 कह रहे थे, 11 रुपये मन फिर उन्होंने किया।
तो ये जब एक ₹1 उन बोले ये पोजीशन दांत की साइज का है। मजबूत लेते हुए, और दूसरा आंदोलन के दौरान हमें जो ध्यान आया इस बात का, यहाँ गढ़ी सांपला के अंदर एक आयोजन हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वो बसंत पंचमी पे ही था। उस टाइम पर 3 महीने हो गए थे आंदोलन को चलते हुए। तो वहाँ पे ये बात चली, जो किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाने की, और जो ये जो फिरका परस्ती है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म कह लो, उस संदर्भ में जो छोटूराम का जो किरदार है, उनका जो योगदान है, उनकी जो समझदारी है, उनकी जो चेतावनियाँ हैं, वो आज इतनी प्रासंगिक हो गई है कि वो जब मतलब मान लो जमींदार कह रहे हैं या जाट कह रहे हैं, तो वो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब वाला जो पंजाब पाकिस्तान में है वो हिमाचल, हमारा पंजाब, हमारा हरियाणा है। ये पंजाब था जिसकी प्रोविंशियल असेंबली थी, और सिकंदर हयात खां प्राइम मिनिस्टर बोलते थे चीफ मिनिस्टर को, वो थे वहाँ। तो वो आप दौर देखो क्या था। 2 ही तो सूबे विभाजित हुए ना जी, 47 में, बंगाल और पंजाब। लेकिन वो एक दिन अचानक नहीं हो गए। कोई जब आग सुलगी होगी किस तरीके से, जिन्ना साहब ने भी कितनी कोशिशें की होंगी, और वो मतलब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, वो दोनों ही उनकी आलोचना करते थे कि भाई वो मतलब ये हिंदू मुसलमान को इकट्ठा कैसे कर रखा है, सिख और ईसाई को भी। सही। तो एक्चुअली वहाँ समाज का जो डिवीजन था वो किसान और नॉन किसान के रूप में था। एग्जैक्टली वो जो तब जातियां प्रभावशाली नहीं थी, अब धर्म आप देखिए जब मंडी स्थापित होती है उससे पहले कहते हैं ना रेट था ना वेट था, यानी वो जो सिचुएशन थी उससे उन्होंने पलट के ये किया, और ये जो कानूनों बनाने की बात थी, तो उस एकता को तोड़ने के लिए उस समय पर उन्होंने ये लिखा है, इसमें भी है पुस्तक में, कि किसान को जब चेतना आने लगती, जब उसको होश आने लगता है, तो ये जो फिरका परस्त और सांप्रदायिक एलिमेंट है, ये एक क्लोरोफार्म का फोआ डुबो के उसके नाक पे लगा देते और वो बेहोश हो जाता है, फिर दोबारा होश आने लगता। तो उसका मतलब उस चेतना से था कि जब उसको किसान चेतना एक वर्ग के रूप में आने लगती है, तब उसको मतलब हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई का बनाने की कोशिशें होती हैं। तो उनके जो तकरीर हैं, स्पीचेज हैं, वो भी पढ़ी। बलबीर सिंह जी की पुस्तक है एक अलग से भी अंग्रेजी में, उसमें सारी स्पीचेज हैं। तो उसको उन्होंने बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित कर रखा है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात और कही, उन्होंने ये कहा जो मजहब है यानी धर्म जो है वो अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना निजी मसला है, और राजनीति और मजहब को बिल्कुल अलग अलग रखा जाना चाहिए, नहीं तो दोनों का नुकसान है इससे। ये बात अगर आज के संदर्भ में हम देखने लगे तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक। पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में चौधरी छोटूराम ही इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होने दिया, कभी भी नहीं होने दिया। आप देखिए कि जिन्ना जी पैर पटक के रह गए, यहाँ पे उनका कोई प्रभाव चौधरी छोटूराम जी के रहते हुए नहीं पैदा हो पाया। इसी तरीके से हिंदू महासभा का प्रभाव भी नहीं पैदा हो पाया यहाँ पे। नहीं, उसके बाद उस समय के ऊपर जो सिकंदर हयात खां जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इंतकाल होने के बाद उनका बेटा नहीं बना, उसको मलाल जरूर रहा, लेकिन जो खिजर हयात खां थे वो बने प्रधानमंत्री। और खिजर हयात खां का बायकॉट किया मुस्लिम लीग ने कि भाई ये जो है यूनियनिस्ट पार्टी ये काफिरों की वो है और ये मजहब को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने फेस किया उसको, उस बॉयकॉट को भी। और जब जिन्हा आ जाके वो कोशिशें कर रहे थे इस प्रकार की
कि भाई मुस्लिम लीग के नाम से जब मैं करूँगा तो सारे मुसलमान एमएलए और मुसलमान किसान वो तो आएंगे ही आएंगे। और उन्होंने जब कोशिश की तो इन्होंने छोटू राम ने कहा भाई इसका क्या करें, ये तो बने बनाए पे पानी फेरे देगा तो हमारे यहाँ तो बहुत खराबा हो जाएगा। अगर ये नफरत फैल गई आपस में तो देश की बर्बादी होएगी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप क्या समझते हो वो बोले कि ये जब यहाँ आएगा लाहौर में तो ऑर्डर पास कर देते हैं कि भाई लाहौर छोड़ के निकल जाओ 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उन्होंने कहा हम आपको अख्तियार देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप ये उन्होंने ऑर्डर जारी कर दी। तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को फ़ोन किया जिन्होंने कि ये आदमी जो है इसने ऑर्डर पास कर दिया मेरे को लाहौर से निकलने का 24 घंटे में, तो इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने ये कहा इसका मतलब यही है कि निकलना पड़ेगा आपको, चले जाओ। हाँ देखो इतना सा। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी कन्वेंशन की जिसमें लाखों मुस्लिम इलाकों में जाके की उन्होंने, और उन्होंने साफ तौर पर ये लोगों से कहा अब आप देख लो कि भाई ये रास्ता सही है या जो मैं कह रहा हूँ वो रास्ता सही है। तो कहते हैं कि भारी मतलब किलकारी के साथ समर्थन किया गया कि हम आपके साथ। तो अगर 45 में उनकी मृत्यु नहीं होती तो हो सकता है कि इतना ये खून खराब। बहुत सारे लोग इस बारे में बातें कहते हैं। कोई तो कहता है कि ये फिर देश का विभाजन ही नहीं होता, शायद ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि विभाजन तो होता पर देश ही 3 बनते। कहते। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर छोटू राम जी जिंदा होते तो विभाजन में ये जो मारकाट हुई है, आप ये देखिए कि 8 लाख से ज़्यादा लोग मतलब उस समय बेमौत मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था, बड़ी त्रासदी है वो, त्रासदी है। तो ये नहीं होता अगर वो होते तो। हाँ ये बात है। और वो जो भाखड़ा डैम बना कृषि के विकास की दृष्टि से, तो तब तो हमारा ये जो अंबाला कमिश्नरी होती थी, मतलब ये जो हिस्सा हरियाणा का शिमला तक होता था जी। हाँ, और उसको कमिश्निंग करवाने में भाखड़ा डैम को, क्योंकि वो पहले एक अंग्रेज अफसर ने उसका एक संभावना का नक्शा जो है वो परिकल्पना की थी कि यहाँ बन सकता है एक डैम, और फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई बात। तो मैं उनकी तकरीर पढ़ रहा था असेंबली के भीतर की, एज एमएलए वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जब सारी चीज़ थी तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ आगे। हमारे तो गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी के इलाकों में पानी आ सकता है, हिसार। तो उसका जवाब ये मिला कि भाई इसके लिए धन की व्यवस्था की जा रही है, बजट की मतलब। तो बोले बजट की व्यवस्था जितना लेट करोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, तो आप निश्चित क्यों नहीं बता रहे। और बहुत लंबा उनको संघर्ष करना पड़ा। आखिर में वो फिर अप्रूव हुआ और उनके दस्तखत होके भाखड़ा डैम के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। मेरे को कोई कह रहा था कि वो उनकी मृत्यु हुई उससे एक दिन पहले ही सिग्नेचर उनके हुए थे उसके ऊपर। आज अगर हम देखने लगे तो ये हरित क्रांति और पूरा का पूरा जो भाखड़ा डैम के ऊपर वहाँ से हमारी एक्चुअली कृषि की उन्नति का रास्ता खुला था, और बिजली जो है बिजली का। तो ये जो विजुअलाइजेशन है एक समय के ऊपर। अब बात ये है कि मैं इसलिए कह रहा था भाई हमारा उतना अध्ययन नहीं है कि उस टाइम पर जो वातावरण था फ्रीडम स्ट्रगल का, तो कोई कंट्रडिक्शन उस तरीके से कांग्रेस के साथ भी उनके रहे होंगे। तो किस प्रकार के मसले सामने, कांग्रेस से यात्रा, उनकी पॉलिटिकल यात्रा तो कांग्रेस से ही शुरू हुई। हाँ वो तो कांग्रेस ही ज्वाइन 1915 में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। जब उनको लगा कि कृषि हित टकरा रहे हैं तो उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया। और उर्दू में वो जो जाट गजट अखबार निकलता था वो बुनियादी तौर पर जो देहात और कृषि से जुड़े हुए तबके थे किसानी के, वो कोई जाति विशेष नहीं था। अब हमारी अपनी दिक्कत ये है कि
कुछ लोग जो हैं वो उनको वो जाति के दीवार में बंद कर देते हैं। वो तो जिसके जितनी संकुचित दायरा होगा सोच का, वो उसको उतना ही दायरे में सिकुड़ता चला जाएगा। हाँ, दिमाग तो एक्चुअली ठीक है भाई, किसी की इतिहास में क्या पोजीशन और वो बनती है। अब यूं तो डॉक्टर अंबेडकर को भी कोई कह देंगे कि भाई वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो जबकि उनका कितना बड़ा योगदान। अभी तो पीछे अमित शाह जी ने कहा ही था कि अंबेडकर चिल्ला। हाँ, वो जो इतना ज्यादा मतलब फैशन बन गया है। तो इसको ठीक से इसका संबोधन जो है वो किए जाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आज के कर रहे हैं जी, कोशिश तो चल रही है, तो देखो कितना। क्योंकि आप देखो ना, जो कर्जे की परिस्थिति बनी हुई है आज भी, वो उस टाइम पे ना, मैं एक पढ़ रहा था कहीं पे, कैसे कोई चीज़ कई बार बंदे को खटक जाती। वकील तो थे, एक विधवा महिला उनसे मिली कि जी मेरी छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसकी कुड़की हो रही है, तो आप बचा लो किसी तरीके से। वो बोले कुड़की का तो कानून है, मैं कैसे बता सकता। बोली आप वकील हो इतने बड़े, कोशिश कर दो मेरे लिए। उन्होंने दरखास्त लगा दी मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने उनको ये कहा आप तो जानते ही हो कानून है, इसमें मैं क्या रिलीफ दे सकता हूँ। वो कहने लगे बच्चे कैसे पालेगी, आप मानवीय दृष्टि से एक बार इसको इस तरह से देखो। वो बोले वो सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ इमोशनल एंगल तो चलता नहीं कानून में, एज पर लॉ काम करना तो अगर आपको इतना उनसे चिंता और हमदर्दी है तो कानून ही क्यों नहीं बनवा लेते, बदलवा दो इस कानून को। तो कहते हैं कि वो अदालत से निकलते हुए बोले भाई चलो, क्या पता कोई परिस्थिति आएगी तो ये काम भी बनाएंगे हम, मतलब। और फिर वो किया उन्होंने वो कानून, स्थिति आई तो वो कानून जो है महत्वपूर्ण। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में एक दूसरे के प्रति जातीय विद्वेष, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने जातियों में ऐसा विभाजन खड़ा किया है कि अच्छे अच्छे भले भले लोगों के मैंने दिमाग खराब होते देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दौर ही ऐसा है, इसमें तो कोई शेर आपको याद आ जाए तो सुना देना। नहीं, वो तो मैं छोटूराम का तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो लाइनें हैं इस तरह की कि आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में क्यों तेरी यादों का मौसम आ गया। तो ये इसके ऊपर ऐसी स्थिति विकसित हो गई हमारे सामने। जी जी। पर अब तो ऐसी पीढ़ी आ रही है कामरेड साहब, जिसको लगता है कि चलो रोटी नहीं तो कोई बात नहीं, पिज्जा खा लेंगे। हाँ, वो फ्रांस की महारानी ने यही तो कहा था कि वो जब किसानों का विद्रोह हुआ तो उसने पूछा लोगों से कि ये क्या विद्रोह हो रहा है। वो बोले जी ये भूखे हैं, इनको रोटी नहीं मिल रही, वो चाहते हैं। तो बोली फिर ये केक खा लेना चाहिए, इनको रोटी नहीं मिल रही तो। वो तो एक ऐसी चीज़ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो पाठ्यक्रम है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, उसमें ये पढ़ाई जानी चाहिए चीज़ें कि किसान कैसे पैदा करता है, मजदूर की जो दशा है, मतलब, और सरकार की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उन चीज़ों से अवेयर किया जाना ज़रूरी है लोगों को, नहीं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए लेकिन ये है कि चाहे चौधरी छोटूराम जी हों या कोई दूसरे महान व्यक्ति हों, ये जब लगता है कि भुलाए जा रहे हैं तब कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाते हैं कि इनको लोग फिर याद करने लग जाते हैं। हाँ, ये इसीलिए तो यादों का मौसम कह रहा था कि अब आप देखो शहीद भगत सिंह की जो याद है वो प्रतिदिन मतलब उसका विस्तार हो रहा है जी। उनका जो रुतबा और उनका जो कद है वो लोगों की नज़रों में एक शहीद के रूप में और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। जो ये साम्राज्यवाद का हमला हमारे ऊपर है, तो वो तो नारा ही साम्राज्यवाद की हार हो, ऐसा नारा ही लगाते थे, नारा ही वही लगाते थे, अदालत के अंदर भी वही नारा लगाते थे। तो वो उसका विस्तार हो रहा है। हम जब मतलब
उनके चाचा जो थे सरदार अजीत सिंह, वो 1906-7 में उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था पगड़ी संभाल जटा, तो उनका भी हमें पहले नहीं जानकारियां उतनी थी जितनी आंदोलन के दौरान जानकारियां हुई। ये आंदोलन भी एक यूनिवर्सिटी था। पगड़ी संभाल जट्टा तो अपने जो फतेहाबाद एरिया है, सिरसा फतेहाबाद, हाँ, इसमें बड़ा मजबूत संगठन है। हाँ। चलो कामरेड साहब, इस बहाने आपने चौधरी छोटूराम जी को याद कर लिया और कृषि मसौदे पे भी बात कृषि मसौदे को, और इतना तय है कि अगर ये उसको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन नहीं, ये बहुत बड़ा आंदोलन गांव-गांव जाके। सबसे बड़ी चिंता डल्लेवाल जी को लेके है, क्योंकि अब वो बिल्कुल बहुत ही रिस्क पे चले गए हैं। तो अभी 13 तारीख को कल वहाँ निर्णय हुआ है कि उसकी प्रतियां जलाई जाएंगी, ये जो है, कृषि मसौदे की 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर यात्रा वगैरह का योजना बनाई जा रही है। तो लेकिन ये पक्की बात है कि अब पहले से मजबूत है संयुक्त किसान मोर्चा, दक्षिण में भी बन गया, पूर्व के अंदर भी बन गया। और ये जो MSP वाला C2+50 पर ये जो बोल रहे हैं ना कृषि मंत्री कि हम तो दे रहे हैं MSP, ये तो दिल्ली के किसानों की बैठक कर रहे हैं। ये वो वाला MSP है नहीं जो मांग है वास्तव में। C2+50% स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार करने से, और अब वाला जो MSP है, अगर हम धान की कीमत में लगाएं 700 रुपये का फ़र्क है, इससे कैलकुलेट करो और उससे कैलकुलेट करते हैं तो जो A2+FL वाला जो फार्मूला अब जो लगता है उसके, और उसके ऊपर भी मुश्किल से 5% फसलें भी नहीं खरीदी जा रही देश में। ये सच्चाई की बात है। मंडियाँ तो हरियाणा और पंजाब में ही हैं, बाकी तो मंडियाँ कहाँ हैं पे? हाँ, और वो उसमें ड्राफ्ट के अंदर प्रारूप में ये लिखा हुआ है कि देखो जिस टाइम पर मतलब GDP देश की नीचे को चल रही थी, तब कृषि क्षेत्र में इतना GDP का ग्रोथ रेट बढ़ा न उसका कृषि का। तो आगे लिखता है कि लेकिन दुख की बात यह है कि किसानों का इसका फायदा नहीं मिला, और उसका कारण ये है कि मंडी व्यवस्था में बहुत बड़ी खामियां हैं। अरे खामियां तो उनको दूर करो, तुम उनको खत्म काहे को कर रहे हो? देखो शब्द आडंबर किस तरीके से आज उनको ये याद आ रही है कि इसका लाभ किसान को नहीं मिल रहा है पूरा। मतलब वो बुढ़ा चुपला के ले जाया करते ना जी। हाँ। कहते हैं दिल्ली में, पहले हम बचपन में कहते दिल्ली में मीरा निकाल लेते हैं। हाँ। तो ऐसे डराते थे बच्चों को कि बाहर मत जाइयो, मीरा निकालते हैं, कोई आदमी आएगा फुसला के ले जाएगा। तो ऐसे किसानों को तो ये फुसला के ममीरा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये जब निजीकरण होता था, अब ये निजीकरण ही है एक तरह से मंडी का भी। तो कॉमरेड हनन मोला कहते थे, वो कहते थे कि जब किसी कुत्ते को मारना हो तो लोगों को ये बता दो ये पागल कुत्ता है। हाँ। तो आप एक पत्थर मारेंगे, दूसरे सब मारेंगे। लेकिन अगर आप पागल नहीं घोषित करेंगे उस कुत्ते को, तो आप एक पत्थर मारेंगे तो 10 आदमी रोकेंगे, यार तू पागल है, क्यों इसको मार रहा है कुत्ते को। तो ये मंडियों को मतलब नाकारा घोषित कर रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार थी, इसलिए ये हाल हो गया है। कहीं रेलवे का, कहीं रोडवेज का, कहीं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, देखो भट्टा बैठ गया, इसलिए निजीकरण करना पड़ रहा है। ठीक बात। ये इनकी एक चाल है जो, वरना तो भाई तुम ठीक है। अब ये जो आप एक बात बताओ भाई, अगर उसको प्राइवेट कंपनी को अगर ज़्यादा भाव देकर खरीदना है कोई माल, तो उसको अब कौन रोकता है? मंडी में आके खरीद लो। एक उसके अंदर बड़ा रोचक उदाहरण दे रखा है कि 2006 में बिहार के अंदर मंडियां खत्म कर दी थी। बोले अब वहाँ का किसान स्वतंत्र है कि वो कहीं भी बेच सकता है किसी रेट पे, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार से सस्ता खरीद के धान और गेहूं कहीं भी नहीं है पूरे भारत, और गैर कानूनी ढंग से यहाँ हमारे यहाँ आके बिक रहा है, व्यापारी कर रहे हैं। मंडी है नहीं, कहाँ बेचेंगे वो कह रहे हैं देखो कितना अच्छा हो गया बिहार के अंदर 2006 में खत्म कर दिया मंडी सिस्टम। ये उसका उदाहरण उसके अंदर डालते। ऐसे उदाहरण बहुत देंगे। बड़ी खास बात ये कि ऐसे उदाहरणों पे भरोसा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। नहीं, संख्या तो ये है ना कि जो शासक वर्ग जो होते हैं उनका प्रोपेगेंडा और प्रचार की क्षमता इतनी है कि वो लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देती हैं।
और हम सबको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसका एक अंश भी तोड़ने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए। ये है, लेकिन इसके बावजूद भी सच्ची बात जो है वो आएगी सामने। ट्रूथ हैज़ टू प्रिवेल इन एनी केस। तो उसमें हमें तो विश्वास है कि देखो सरकार को ये मुड़ना पड़ेगा। जब 3 कानून वापस लिए थे तो इसको कम थोड़ा ना कोई किसान पहचानने में गलती कर देगा। दोस्तों, ये था राष्ट्रीय प्रारूप और छोटू राम जी पे चर्चा। और कामेट साहब लगातार जुड़े रहते हैं, हम बातचीत करते हैं और बहुत ही वैचारिक तौर पे कामेट साहब चीज़ों को बहुत एलोबरेट करके बताते हैं। ये इनकी खूबी है। तो आप भी कृषि मसूदे को इंटरनेट पे पढ़ा है, ये आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे चेतना का स्तर इससे बड़ा होता है। आपके चैनल से ये बातें लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, हमें बताते हैं वो। तो ये भी बड़ी बात है कि एक इस तरीके का चैनल हमें मिला हुआ है कम से कम के। छोटू राम जी पे भी कुछ पढ़ना शुरू किया है हमने और डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने। हाँ, नहीं, अच्छा तो किया। कुछ उनके जो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ पाई तो एक बार दोबारा से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। और आपने भी बड़ा इसी कड़ी में बहुत अच्छे विचार आज रखे हैं। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।